तो गाइस आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि हेरिडिटी जो है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पूरा वन शॉट चैप्टर है हेरिडिटी के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन देखेंगे हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, डीएनए, जीन, एलिल, क्रोमोसोम। 10th के लेवल पे हमें इन टर्म्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। आखिर में सेक्स डिटर्मिनेशन और हर बार की तरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ताकि प्रैक्टिस हो सके। टू बिगिन विद, सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। द आंसर इज कैरेक्टर्स का ट्रांसफर या कैरेक्टर्स का इनहेरिट होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। 3 सवाल कि कैरेक्टर्स क्या है, कौन से कैरेक्टर्स, ये चीज़ होती कैसे है, ये चीज़ क्यों होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। हेरिडिटी को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है एक ह्यूमन के अंदर, आप में, मुझ में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, कैसे डिवीजन होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो अभी अपन सब समझेंगे। हेरिडिटी की डेफिनेशन पे वापस आएंगे कुछ देर में, बट थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाके फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। डीएनए वीएनए सब भूल जाओ, सब दिमाग से निकाल दो, सब कचरा है, सब दिमाग से निकाल दो फिलहाल के लिए। इमेजिन करो कि मैंने तुम्हें दिया है 2.2 मीटर लंबा थ्रेड, ठीक है, और मैंने उसे कहा है कि तुम्हें रखना है 5 माइक्रोमीटर, या मतलब क्या माइक्रोमीटर और क्या मीटर में बातें चल रही। यूँ समझो कि मैंने तुम्हें दिया है कुछ 5 किलोमीटर लंबी रस्सी जो काफ़ी मोटी है, ठीक है, जिसे माउंटेन क्लाइंबर्स वगैरह यूज़ करते हैं, और मैं बोलूँ कि तुम्हें उस रस्सी को फिट करना है किसके अंदर, एक टेनिस बॉल के डायामीटर के अंदर, तो पॉसिबल नहीं रहेगा, राइट। तो यही सेम चीज़ होती है हमारे डीएनए के अंदर। डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। थिकनेस बहुत फाइन रहती है, बहुत पतला रहेगा। ये जो ग्रीन डॉट्स देख रहे हो इनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, और जो हमारा डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड है वो इन्हीं के अराउंड लूप होकर कॉइल हो जाता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, यही न्यूक्लियोसोम बन जाता है क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, 10th के लेवल पे पता होना चाहिए कि दिखता ऐसा है। और सिंगल वर्ड में अगर किसी को डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट डीएनए। ओके, तो अभी तक अपन ने क्या समझा है कि हमारा जो डीएनए है वो किस शक्ल में रहता है सेल के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो क्या है, कॉम्पैक्ट डीएनए है। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है, हल्का हल्का। देखो यार, दीवार तभी बनती है जब अपन राइट ब्रिक को राइट जगह प्लेस करें। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि डीएनए क्या है, एक 2.2 मीटर लंबा थ्रेड रहता है, वो हमारे सेल के अंदर कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। ओके कूल। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, जीन क्या है। ये रहा हमारा डीएनए, ठीक है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। इसको यार फेरी लाइट्स जो नहीं होती उसको उसकी तरह इमेजिन करो, फेरी लाइट्स होती है ना, उसकी तरह इमेजिन करो कि ये वाला जो हिस्सा है, जो लाइट है, वो वर्किंग है, और ये जो है महज एक वायर है। तो उस फेरी लाइट का जो वर्किंग वाला हिस्सा है, जो काम कर रहा है, ठीक उसी तरह डीएनए भी जो एक 2.2 मीटर लंबा वायर है, उसका जो वर्किंग सेगमेंट हो जाएगा ना, उसको बोलेंगे जीन। ठीक है, समझ आ गया जीन क्या होता है। अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट्स। ये 2 वर्ड्स क्या होते हैं 11th और 12th में पढ़े जाएंगे, बट अभी के लिए 10th के लेवल पर सिर्फ इतना याद रख लो कि जीन क्या होता है कि डीएनए का वो सेगमेंट जो कि वर्किंग है। वर्किंग है सर, थोड़ा सा और बता देते हैं आप। वर्किंग है मतलब वो जो क्या बनाए, प्रोटीन बनाए। तो ये चीज़ होगी। देखो कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं चल रही है, हवा में बातें नहीं हो रही है,
हेरिडिटी को समझने के लिए फाउंडेशंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हें नहीं समझ आएगा। वो चैप्टर बच्चे फिर रट के चलेंगे। तो अपने को वो हरकत नहीं करनी है। 2 बातें सीखी हैं अभी तक, ऑफ ट्रैक जाके अपने 2 बातें सीखी है। डीएनए क्या होता है? एक लंबा वायर है जो हमारे सेल्स के अंदर, क्रोमोसोम जो कुछ इस तरह से दिखता है उस फॉर्म में रहता है, ठीक है। डीएनए क्या है? एक हमारा एक लंबा वायर है जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की शक्ल में मिलता है, क्रोमोसोम्स की शक्ल में पाया जाएगा। कॉम्पैक्ट क्यों किया हमने? क्योंकि उसकी लेंथ काफ़ी लंबी थी और क्रोमोसोम्स में कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि सेल डिवीजन आसानी से हो जाए। वो सब बातें आगे आएगी, बट अभी के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो ये डीएनए है हमारा, ये क्या है? 2.2 मीटर लंबा वायर है, तार है, एक सेगमेंट है जिसको हमने कॉम्पैक्ट किया है क्रोमोसोम में। जीन क्या होता है? वर्किंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो हिस्सा जो वाकई में काम कर रहा है मतलब सर, मतलब प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि क्रोमोसोम है कितने। सर आप में कितने क्रोमोसोम है, मुझ में कितने क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम होते हैं हमारे 44 + XY। कि सर ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है। किसी भी इंसान के 2 कान होते हैं, ये तो सुनने में अजीब नहीं लग रहा। 2 आँख होती है, अजीब नहीं लग रहा। एक दिल होता है, अजीब नहीं लग रहा। ठीक उसी तरह साइंटिफिकली प्रूवन है कि ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 44 + XX या 44 + XY, ठीक है। जिस तरह से आप 2 कान, 2 आँख और एक दिल से कंफर्टेबल हो, उसी तरह से कंफर्टेबल रहना चाहिए कि हमारे पास 44 + XY क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 + XX क्रोमोसोम्स होते हैं। सर हम आपकी बात क्यों माने? मत मानो, गुड थिंग। किसी की बात नहीं माननी चाहिए अनटिल एंड अनलेस साइंटिफिकली प्रूवन ना हो। ये स्टडी की गई थी, बहुत लोगों ने स्टडी की है। फिर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की लेंथ, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, कितने सारे न्यूक्लियोसोम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी हो चुकी हैं। जब जो बच्चे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे उनको बाद में पता होगी। अभी के लिए इतना याद रख लो तो काफ़ी है, ठीक है। अब सवाल है कि यार सर आपने ये क्यों लिखा XX और XY? जो 44 + XY जो कॉम्पोजिशन है वो होता है मेल्स के लिए, और जो 44 + XX है वो होता है फीमेल्स के लिए। 44 जो है वो होते हैं ऑटोसोम्स, 44 जो है वो होते हैं ऑटोसोम्स, और जो XY है और ये XX है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इन शॉर्ट अगर कोई भी सड़क पे चलता आदमी आपसे पूछे कि ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, ठीक है। और उसमें से 44 जो है वो ऑटोसोम्स है, मतलब तुम में और रश्मिका में, तुम में और शांति में, तुम में और किसी भी लड़की में सेम मिलेंगे, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स उसके पास है वो तुम्हारे पास भी है, 44 वाला। द ओनली डिफरेंस जो लड़का लड़की का फर्क करता है वो होता है XY, लड़का है तो, और लड़की है तो XX। सर क्या हो अगर एक X कम हो जाए या एक X ज़्यादा हो जाए? दुनिया इधर की उधर हो जाती है बेटा, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अपन एक कंडीशन लेते हैं कि 44 ऑटोसोम्स दिया और एक X निकाल लिया किसी लड़की में से, तो ये जो है इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, और ये लड़की कभी माँ नहीं बन सकती। इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप नहीं होते हैं, पिच, ब्रेस्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट। सर क्या हो जब ये कंपोजिशन आ जाए, 44 तो है प्लस XY भी है, और अपन ने क्या किया, एक एडिशनल X और ऐड कर दिया। 44 XY था तो अपन ने क्या कर दिया, 44 + XXY कर दिया। तो क्या होगा, तो अपीयरेंस मेल का होगा, ब्रेस्ट भी डेवलप हो जाएंगे, टोन भी हाई रहेगी, और मेल जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाएंगे इसमें, किन्नर वगैरह, ठीक है। तो ये देखो इम्पोर्टेंस समझो हार्मोन की, कि साला एक कम है तो ये इतनी खतरनाक कंडीशन हो सकती है, और अगर एक X बढ़ गया तो इतनी खतरनाक कंडीशन हो सकती है। ऑफ ट्रैक जाके हमने बच्चों अभी सिर्फ 3 चीज़ें सीखी है, हम फेमिलियर हुए क्या होता क्या है। सबसे पहला अपन ने देखा है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जस्ट एक हमारा एक सेगमेंट है जो कि 2.2 मीटर लेंथ का होता है। इसका काम क्या है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखता है कि आँख कैसी बनेगी, नाक कैसी होगी,
पूरी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी की किस में होल्ड रहती है? डीएनए के अंदर। डीएनए का जो वर्किंग सेगमेंट है उसको क्या बोलते हैं? जीन। डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड रहता है, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया है, देखो ये डबल स्ट्रैंडेड, फिर इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स रहती है, वो सब अपन बात की बातें करेंगे, ठीक है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सब बात की बातें हैं, बट कॉम्पैक्ट रहता है। क्रोमोसोम इस तरह से दिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो हमें पता होना चाहिए, जीन क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 डीएनए का वर्किंग सेगमेंट। पॉइंट नंबर 3 क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, मेल है अगर तो 44 प्लस XY, फीमेल है अगर तो 44 प्लस XX। अब आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब, यानी कि जब मेल जो है उसका मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट मिलता है, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये रहा हमारा स्पर्म और ये रहा हमारा ओवम, ठीक है। स्पर्म का जो कॉम्पोजिशन होने वाला है क्रोमोसोम का, वो रहेगा 22 प्लस Y 22 प्लस X, या तो ये या फिर ये, और फीमेल का रहेगा 22 प्लस X हमेशा। ओवम का हमेशा क्या रहेगा? 22 प्लस X। ये अपन पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तब समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मेल्स के क्रोमोसोम कितने, फीमेल्स के क्रोमोसोम कितने, स्पर्म के कितने, ओवम के कितने, ठीक है। कूल। अब वापस आ जाते हैं ट्रैक पर। थोड़ा सॉफ्ट ट्रैक जाना जरूरी था, चैप्टर असल शुरू अब हुआ है। अपन ने 3 चीजें बच्चों फटाफट देख ली। क्रोमोसोम दिखता कैसा है, क्रोमोसोम होता क्या है, महज एक कॉम्पैक्टेड डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या होता है? वो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो होल्ड रखता है, मतलब वो हमारा डेटा है। तुम्हारा जो क्लाउड्स में, गूगल क्लाउड में तुम डेटा स्टोर नहीं करते, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। डीएनए देख लिया, क्रोमोसोम का नंबर देख लिया, गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, फिर अपन ने देख लिया जीन क्या होता है। अब अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ओके। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई पूछे हेरिडिटी होती क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आप ट्रांसफर करोगे क्या? मुझे मेरा डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो मैं 2 पेरेंट्स है, तो ये अपना डीएनए का शेयर दे देगा, ये अपना डीएनए का शेयर दे देगा। कि सर डीएनए का शेयर कैसे देगा? वो डीएनए किस में कॉम्पैक्टेड फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है? क्रोमोसोम। तो ये अपना क्रोमोसोम शेयर कर देगा, ये अपना क्रोमोसोम शेयर कर देगा। सर आप शेयर वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? इसके पास कितने थे? 44 प्लस XY, 44 प्लस XX, मतलब ये हमारा क्या हो गया? मेल, मतलब ये हमारी फीमेल, ठीक है। तो इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कितना? 22 प्लस X, इसने भी दे दिया 22 प्लस X। बच्ची का क्या हो जाएगा? 44 प्लस XX, क्या बन गया? फीमेल चाइल्ड। सपोज करो कि जो स्पर्म था उसका कॉम्पोजिशन X ना हो के क्या था? Y था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 44 प्लस XY, मेल चाइल्ड बच्चा पैदा। एक सेकेंड, मेल चाइल्ड बच्चा, हाँ ठीक है, बच्चा पैदा होगा, मेल चाइल्ड होगा। इनहेरिटेंस समझ में आया? समझ में आया। हमें जानना क्यों जरूरी था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, जेनेटिक मेकअप क्या होता है, समझ आया। डीएनए क्या होता है, समझ आया। इनहेरिटेंस किसकी? कैरेक्टर की। कैरेक्टर कहाँ स्टोर है? डीएनए के अंदर। कैरेक्टर कहाँ स्टोर है? डीएनए के अंदर, जो हमारे कैरेक्टर है। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर। अपन ट्रांसफर करोगे, अपना शेयर पे करोगे। एक पेरेंट ने कितना किया? 22, दूसरे ने 22, स्पर्म में तो X या Y, इधर हो सकता है X। ट्रांसफर समझ में आ गया। कैरेक्टर्स का, कौन से कैरेक्टर, जितना भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है वो कहाँ रहता है? डीएनए के अंदर। कहाँ रहता है? डीएनए के अंदर। तो हमें डीएनए ही तो ट्रांसफर करना है, डीएनए ही ट्रांसफर करना है। क्या करते हैं अपन? क्रोमोसोम शेयर करते हैं। पिक्चर क्लियर है? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये देखो पेरेंट का जेनेटिक कॉम्पोजिशन फीमेल है तो क्या हो जाएगा? XX। ये मेल है तो 44 प्लस XY। ऑफस्प्रिंग है, ये स्पर्म जो भी गया, फीमेल जो भी गया, तो इसका हो जाएगा 44 प्लस XX या 44 प्लस XY, गैमेट देख के, ठीक है। दोनों का कंट्रीब्यूशन शेयर हो जाएगा। घबराना नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें है ही नहीं। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल वे में चलना है। डीएनए, क्विक रिवीजन कि सर डीएनए क्या होता है? कुछ नहीं है। डीएनए एक लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर। काम क्या है? ये इंफॉर्मेशन होल्ड रखता है
पूरी चीज़ की, बाल का कलर, नाखून कैसा, नाखून की लेंथ, कितनी रफ्तार है बढ़ने की, स्किन कलर, लाइक लाड़ा 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 सारी चीज़ें A to Z। डीएनए की पैकेजिंग देख ली है कि 2.2 मीटर लंबा है, हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। फिर न्यूक्लियोसोम बनने के बाद क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। क्रोमोसोम क्या है, कॉम्पैक्ट डीएनए। क्रोमोसोम नंबर समझ में आ गया। जीन क्या है, डीएनए का वो सेगमेंट जो वर्किंग है, मतलब जो प्रोटीन बना रहा है। इतना याद रख लो, 10th के लेवल पे काफ़ी है। तुम उन बच्चों से भी आगे हो जो अभी लाइक एवरेज स्टूडेंट है, 11th 12th वाले। नो ऑफेंस, बट देर इज नो सच थिंग एज एवरेज और शार्प स्टूडेंट। जो जितना पढ़ता है उसको उतनी चीज़ें आती है, सीधा सा हिसाब है। आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको आएगा नहीं, आप पढ़ रहे हो तो आपको आएगा, सिंपल सी बात है। अब अपन बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो हमें पता होनी चाहिए। देखो, इनकी डेफिनेशंस जो है मैं आखिर में स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, तो वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अपन ये नहीं है कि मैं यहाँ लिखूँ बैठ के और डिक्टेट करूँ। हेरिडिटी एक्सप्लेन करने आना चाहिए बस। इस चैनल का और हमारी कोशिश यही है कि आपको एक्सप्लेन करने आए दूसरों को। जब तक आप वो कर लोगे तो आपको सारी डेफिनेशन रटी हुई है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसफर कर रहे हैं अपन क्या, कैरेक्टर्स कहाँ स्टोर थे, डीएनए के अंदर। डीएनए को कॉम्पैक्ट किया, 44 + XY। मेल ने अपना शेयर दिया, फीमेल ने अपना शेयर दिया। इसने अपना दे दिया 22 + Y, समझ लो, इसने अपना दिया 22 + X। बच्चा क्या हो जाएगा, 44 + XY, मतलब इट्स अ बॉय। ठीक है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का मीट हो, गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिले, वो अपना जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होगी ही नहीं। कि क्या बात कर रहे हो सर, हाँ यही तो बात है। देखो, ध्यान देखो, ये रहा हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, ये उसका फ्लैजिला, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मतलब इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा ये उसको पहले डबल करेगा, फिर इट विल स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल्स, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, बिल्कुल आइडेंटिकल। क्यों बिल्कुल आइडेंटिकल, मैंने क्या वर्ड यूज किया, बिल्कुल आइडेंटिकल, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल इसका है सेम जेनेटिक मटेरियल इसका है। साहिल, समर, धूम 3, आइडेंटिकल ट्विंस। अच्छा, आइडेंटिकल ट्विंस पे बात हुई गई है तो उसका थोड़ा कंसेप्ट समझ लो। अरे यार, आइडेंटिकल ट्विंस पे बात हुई गई है तो उसका थोड़ा कंसेप्ट समझ लो कि क्या होता है। ये रहा ओवम, कंपोजिशन क्या था, 22 + X। ये रहा स्पर्म, कंपोजिशन क्या था, 22 + Y। साहिल समर की बात हो रही तो ऑब्वियसली बात है हमें मेल चाइल्ड बनवाना है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो तब जाके वीडियो को रिवाइंड कर लेना। ठीक है सर। तो ये जब मिले, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर ये स्प्लिट हो जाता है। तो जहाँ पे हमें एक जाइगोट मिलना था 44 + XY का, हमें कितने मिल जाते हैं, 2। विच इज वाई साहिल की जैसी आंख, समर की भी वैसी आंख, साहिल के जैसे बाल, समर के भी वैसे ही बाल। इंटेलेक्चुअली दोनों डिफरेंट थे, क्यों, क्योंकि जो जितना सीखता है उसको उतना ही आता है। समझ आ गई। तो ये चीज़ें होती है आइडेंटिकल ट्विंस में, कि सर वो ट्विंस जो आइडेंटिकल नहीं होते उसका क्या करेंगे। हाँ, तो उसका कंसेप्ट ये है कि एक ओवम था, ये आ गया स्पर्म, ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर दूसरी ओवरी से, ओवरी 2 होती है ना फीमेल्स के अंदर, ओवरी 2 होती है, तो यहाँ से एक ओवम आया, यहाँ से एक ओवम आया, तो दोनों ओवम्स फर्टिलाइज हो गए स्पर्म से, तो 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। थोड़ा सा गाड़ी ऑफ ट्रैक चली गई, मैंने कहा 10th के बच्चों थोड़ा सा जान लो तो बेहतर है। इंटरेस्टिंग चीज़ें यार, सुन लिया करो। ओके, तीसरा वर्ड है वेरिएशन, नहीं सॉरी, चौथा वर्ड है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है कि मेरे जितने भी भाई हैं या बहनें हैं, मैं उनसे थोड़ा सा अलग हूँ दिखने में और अपीयरेंस में, स्किन का कलर, बहुत सारी चीज़ें। क्यों, क्योंकि मेरा जेनेटिक मटेरियल अलग है, उनका जेनेटिक मटेरियल अलग है। तो वेरिएशंस कैसे कॉज होगी, जब जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए की क्या हो, मिक्सिंग हो। और मिक्सिंग तब होगी जब क्या हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता ही नहीं है।
ट्रेड्स क्या होते हैं, कैरेक्टर का सिनोनिम्स है। कैरेक्टर क्या होता है अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। देखो जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, अपन पढ़ चुके हैं। टर्म्स क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। फिर रिवाइज कर लेते हैं। हेरिडिटी का मतलब समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे अपन रटने नहीं बैठे हैं कि मैं आके 2 डेफिनेशन लंबी चौड़ी सुना दूं मस्त इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड वाली और तुम उसको लिख लो, रट लो और काम हो जाए। फिर रिवाइज कर लो। हेरिडिटी का मतलब है कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये कैरेक्टर कहाँ स्टोर था, हमारे डीएनए के अंदर। इनहेरिट कैसे हुआ, क्रोमोसोम डिवाइड हुए थे, समझ आ गया कंसेप्ट। और फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है क्या कि गैमेट जो हैं वो फर्टिलाइज हुए हैं, मतलब वो एक दूसरे से मिले हैं, मतलब स्पर्म मिला है ओवम से, तो उसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि मेंडल क्या था, मेंडल के क्या एक्सपेरिमेंट थे। मेंडल जो है बहुत सैड स्टोरी, थोड़ा सा पॉज लेके अपन सुनते हैं कि मेंडल जो है वो बोर के वक्त का था, मतलब काफ़ी पुराने साइंटिस्ट वगैरह में था, एरिस्टोटल और ये सारे थे तब, ठीक है। तो मेंडल ने क्या क्या बहुत कमाल की डिस्कवरीज की है, बहुत कमाल के इसके फैक्ट थे। बट सबसे सैड चीज़ ये है कि इसको वो अप्रिसिएशन मिला ही नहीं जो ये डिज़र्व करता था, क्योंकि ये अपनी स्टडी लेके घूमता ही रह गया कि यार मेरी स्टडी सही है, तुम इसे गलत साबित कर दो, तुम इसे अप्रूव क्यों नहीं कर रहे। बट इसकी स्टडीज़ की जीते ज़िंदगी किसी ने समझी नहीं। किसी ने कहा कि तो बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बायो के कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था मैथमेटिक्स से, प्रोबेबिलिटी यूज़ करके रेशियो दे रहा था। तो लोगों ने कहा कि क्या बकवास कर रहा है, कि बायो की चीज़ों में प्रोबेबिलिटी, रेशियोज ये सब कहाँ से ले आया। तो इसके साथ बुरा हुआ, क्योंकि इसका जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता था, चलो मरने के बाद तो मिली है, बट जिसको जीते जिंदगी नहीं मिली थी। तो हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, सर बुक में कैसा नाम आया। इसके कुछ 3 स्टूडेंट थे, तो वो उन लोगों ने रिविजिट किया इसके काम को। फिर उन लोगों ने जब अथॉरिटी के सामने रखा कि यार ये देखो हमारे उस्ताद का ये काम है, आप लोगों ने अप्रूव क्यों नहीं किया, अगर अप्रूव नहीं किया तो हमें गलत साबित कर दो। कोई कर नहीं पाया, और मेंडल की चीज़ें फिर हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स टू दोज स्टूडेंट ऑफ हिज, तो उसकी वजह से हमें ये चीज़ें समझ में आई है। बैक टू द कंसेप्ट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया क्या समझाने के लिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कि यार जो क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं, जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो क्रोमोसोम 44 से 22 प्लस एक्स में गया, 22 प्लस वाई में गया, ये सारी चीज़ें कैसे हुई है। मेंडल ने उसके 3 लॉ दिए। पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। 3 लॉ हैं। डेफिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी है बोर्ड के लिहाज से, लास्ट में स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए, पढ़ लेना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बताता है, अभी मैं समझाऊंगा, मज़ा नहीं आएगा, स्टोरी सुनते जाओ। मेंडल के एक्सपेरिमेंट एक बार अपन रिविजिट करते हैं, सब समझ में आएगा, ठीक है। मेंडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अपन वैसे भी जान चुके हैं क्या है। मेंडल बहुत महान आदमी था, उसके साथ बुरा हुआ है, ठीक टेस्ला की तरह। टेस्ला की भी राइवलरी चल रही थी उस बल्ब वाले के साथ, क्या नाम था उसका, थॉमस एल्वा एडिसन। उसने उसको इतना मेंटल टॉर्चर किया कि वो पागल खाने में चला गया। फिर आई गेस उसने सुसाइड किया था, या वो मेंटल ट्रॉमा से या मेंटल टॉर्चर से उसकी डेथ हो गई थी। विच इज़ वाई इलॉन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी इसके नाम पे रखी है। तो साइंस इंटरेस्टिंग है, बस यू नीड टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। मेंडल के लॉ समझने थे। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो बोर तो नहीं हो रहे, चीज़ें इंटरेस्टिंग है यार। तुम देखो क्रोमोसोम समझ लियो, क्रोमोसोम फोटो आना चाहिए दिमाग में कैसा होता है, डीएनए पता चल गया ना क्या होता है, और जीन क्या होता है समझ में आ गया ना। डेफिनेशन लिख के क्या फ़ायदा, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। मोनो मतलब एक, क्रॉस हाइब्रिड क्रॉस मतलब मेंडल ने क्या किया था, सिर्फ एक कैरेक्टर पे स्टडी करी थी। मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए फुल। अच्छा सर मेंडल ने यही क्यों लिया, मटर का पौधा ही क्यों लिया, तो इन सब बातों में भी अपन बात करेंगे। बट फर्स्ट इसका जो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो पढ़ समझते हैं। मेंडल ने लिया एक पौधा
मटर का जिसकी हाइट लंबी थी, दूसरा पौधा जिसकी हाइट छोटी थी। उसने इसको जेनेटिकली एक्सप्लेन कैसे किया? टॉल को उसने ये नहीं लिखा TALL टॉल ना, उसने उसको इस तरह से मेंशन किया लिख के। टॉल को उसने ये टर्म्स असाइन किए, कैपिटल टी, और शॉर्ट को उसने दिया स्मॉल टी। ठीक है, ये इसका जेनेटिक मेकअप था। फिर अपन ने बनाया गैमेट। गैमेट क्या होते हैं? हाफ होते थे। देखो 44 का कितना होता था? 22। तो ये हमारा 44 समझ लो, तो इसका हाफ हो जाएगा टी। गैमेट क्या हो गया? जो भी ओरिजिनल चीज़ रहती है उसका हाफ रहता है। कंफर्टेबल हो, कोई परेशानी तो नहीं। इसका ये टोटल क्रोमोसोम्स थे, ये इसका हाफ हो गया, गैमेट बन गया। ठीक है, फिर गैमेट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? गैमेट फ्यूज होते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बात है। इन दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया। अब जो लोग जिन लोग भी सर खुजा रहे हैं कि हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है, बच्चों होता है। ये फ्लावर जो है वो उसमें 2 पार्ट रहते हैं, फीमेल वाला भी, मेल वाला भी। तो प्लांट का जो मेल पार्ट रहता है उसको बोलते हैं पॉलन, और जो फीमेल पार्ट रहता है उसको बोलते हैं ओवरी, जो कहाँ रहती है? स्टिग्मा के अंदर। जैसी नहीं होती कुछ ऐसा कुछ, ये क्या बोलते हैं? स्टाइल, स्टिग्मा, और यहाँ पर ओवरी रहती है। तो सर मत खुजाओ या हंसो नहीं मुंह पे हाथ रख के कि प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सर कैसी बातें कर रहे हो? नहीं। तो जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, और जो फीमेल है वो होता है ओवरी। ठीक है, गैमेट हो गए, समझ में आ गया? देखो टोटल ये था, गैमेट में हाफ होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ये दोनों मिलेंगे। तो देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसने क्या किया? ये वाला देखो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर इसने क्या किया? वो सारे मटर के दाने थे वो कलेक्ट कर लिए। फिर उसने जो मटर के दाने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया। तो देखो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, और एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। दोनों गैमेट अलग अलग हैं। अगर कैपिटल टी होता तो अपन एक ले लेते कैपिटल टी, स्मॉल टी होता तो अपन एक ले लेते स्मॉल टी। बट ऐसा तो है नहीं, तो ऐसा होगा भी नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो देखो ये रहा, क्रॉस करवा लो। कैपिटल टी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो स्मॉल टी। ये जो बनाया है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसी को बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। अब देखो कैपिटल टी वाला बंदा क्या रहता है? टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बंदा क्या रहता है? टॉल। सर क्या बात कर रहे हो? अरे ये तो देखो, ये तो रहा कैपिटल टी स्मॉल टी है, टॉल ही तो है। इसकी हाइट चेक करो, सेम है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी टॉल। जो स्मॉल टी है बेचारा, वो होता है ड्वार्फ, मतलब छोटे कद का, जैसे कि ये रहा। तो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया? फिर ऑब्जर्वेशन किया। जो पहली जनरेशन आई थी, जो प्योर वाले से अपन ने करवाई थी, जो देखो ये प्योर वाला बना था, इससे जो पहली जनरेशन आई थी ये वाली, इसको उसने नाम दिया था F1। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को जब क्रॉस करवाया और ये वाली जो जनरेशन आई है उसको उसने नाम दिया था F2। सर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? मेंडल का F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। सर ये क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो मतलब कोई चीज़ कैसी नज़र आ रही है, फिनोटाइप का मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो देखो 3 टॉल है ना यार, ये टॉल तो 3, एक डॉर्फ है तो 1, 3:1 हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो सर वो क्या होता है? जीनोटाइप मतलब उसका असल क्रोमोसोम का कंपोजिशन। ठीक है, जैसे एक मेरे पास है कैपिटल टी वाला, एक है मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, 2 है एक्चुअली, देखो 2 है ना। ठीक है, और एक है मेरे पास स्मॉल टी वाला। तो रेशियो क्या बन गया? 1:1। तो बस यही तो है, 1:2:1। 1 पे चेक करो कैपिटल टी, 2 पे चेक करो कैपिटल टी स्मॉल टी, 1। कोई दिक्कत, कोई चीज़? तो सर हमें, आपने कहा था एक्सपेरिमेंट से हमें एक बात समझाओगे, एक लॉ समझाओगे, तो इससे हमें क्या समझ आता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सर फैंसी बातें हो रही है, सेग्रीगेशन, मैं तो पहली बार ये शब्द सुन रहा हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है कि जो गैमेट बना है ना, ये देखो
इस कैपिटल टी स्मॉल टी सेग्रीगेट मतलब टूट गया, तो ये कैपिटल टी टूट के क्या बन गया, एक टी गैमेट। ये स्मॉल टी टूट के क्या बन गया, एक स्मॉल टी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब सिंपल और सरल भाषा के अंदर कि जो पैरेंटल जेनेटिक कंपोजिशन है 44 प्लस एक्स वाई पकड़ लो, उसमें से क्या बन जाए गैमेट में 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, तो ये हो गया ना, तो ये सेग्रीगेशन है। इसमें बात करें मटर में, तो कैपिटल टी क्या बन रहा है, कैपिटल टी सेग्रीगेट हो गया ना, टूट गया ना, तो ये था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डेफिनेशन आखिर में अटैच कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। रिवीजन, टॉल प्लांट लिया, डॉर्फ प्लांट लिया, कंपोजिशन देखते जाओ, गैमेट बना दिए मैंने, सेम बने, ये पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। सारी चीज़ें क्या, ये कैपिटल टी देखो ना, टॉल, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो कोई बेवकूफ़ ही निकालेगा, क्योंकि रेशियो तो हुई नहीं ना यार, सारी चीज़ें तो सेम ही है, तो F1 का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होता ही नहीं, क्योंकि आप कंपेयर क्या करोगे। फिर आप वही चीज़ पकड़ो, F1 जनरेशन जो आई थी उसको पकड़ लो। ये देखो मैंने लिया जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट बना दिए, पुन्नेट स्क्वायर में क्रॉस करवा दिया, फिनोटिपिक रेशियो चेक करो, जीनोटिपिक रेशियो चेक करो, समझ आ गया। फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। कोई दिक्कत। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन एक्सप्लेन करता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया था कैरेक्टर, प्लांट की हाइट। कौन सा प्लांट था, मटर। सर मटर ही क्यों लिया, क्योंकि मटर की जो है लाइफ स्टाइल बहुत छोटी रहती है, मटर के कैरेक्टर्स टोटल 7 है। आप इसका कलर ले सकते हो, मटर के दाने का कलर ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो 10th के लेवल पे इतना ध्यान रख लो, फिनोटिपिक रेशियो आना चाहिए, जीनोटिपिक रेशियो आना चाहिए, F1 और F2 क्रॉस बनाने आना चाहिए, बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कूल, इतना आ गया, खत्म। डाई हाइब्रिड क्रॉस वही चीज़ है, डाई मतलब दो हो गया ना। अपन दो कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, वो दो कैरेक्टर कौन कौन से, ये देखो। पहला है राउंड, ठीक है, मटर का दाना क्या है, राउंड है। और दूसरा कैरेक्टर क्या है, येलो। दूसरी जगह रिंकल्ड, स्मॉल आर, और ग्रीन को अपन ने कैसे किया है, वाई से। सर आप ग्रीन को जी से भी तो कर सकते थे, रिंकल्ड को डब्ल्यू से भी तो कर सकते, वो क्यों नहीं किया। अपन जस्ट मेंडल के कदमों को फॉलो कर रहे हैं, मेंडल के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। उसने यही चीज़ें ली थी, इसी तरह से डिस्क्राइब किया था, तो अपन भी इसी तरह से करेंगे। याद है अपन ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड को बी से किया था, उसी से करते आए हैं, वही स्टैंडर्ड तरीका है, तो उसी तरह से करेंगे। ठीक है, देखो ये पेरेंट है, गैमेट बनाना है, तो ठीक है ना यार, हाफ कर दो, 2 आर में से 1 आर ले लो, 2 वाई में से 1 वाई ले लो, ये इसका गैमेट बन गया, ये रहा। इसमें से भी गैमेट बना लो, ये रहा, गैमेट बनाना आ गया। अब इसका F1 जब मैं करवा दूंगा, F1 जनरेशन मेरी क्या बनेगी, देखो क्रॉस करके देख लेते हैं ना यार अपन, कई जगह देख के। अपने पास था कैपिटल आर और कहा गया यार कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो सारी चीज़ें मुझे यही तो मिलेगी। ठीक है, इसमें कंपोजिशन अब देखो, ध्यान देखो, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। अब जब मैं इसका F2 जनरेशन निकालूंगा ना, गैमेट्स देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर ये गैमेट, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ये चीज़ आई है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चीज़, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चीज़, इन दोनों का। एग्जाम में मोनो हाइब्रिड क्रॉस आने के चांसेस ज़्यादा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस आने के चांसेस कम है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या समझ में आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कोई भी गैमेट किसी से भी मिल सकता है, कोई भी गैमेट किसी से भी रिएक्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक फिक्स रेशियो है, तो चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो, इनको खुद से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो और समझो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो कोई नहीं पूछेगा, फिनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछते क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो फिर भी यार याद रख लो क्या रहता है, 9:3:3:1। 9 वाली चीज़ कौन सी है, 3 वाली चीज़ कौन सी है, फिर 3 फिर 1 वाली कौन सी है, कूल, ख़त्म। फिनोटाइपिक रेशियो G2 डाई हाइब्रिड वाला याद कर लो, वो काफ़ी रहेगा। जीनोटाइपिक रेशियो कोई नहीं पूछेगा। सेंट्रल डॉगमा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। देखो क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए ही बनाता है आरएनए को, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो मैंने जो नहीं बोला था कि जो डीएनए का जो वर्किंग सेगमेंट है जीन, वही क्या बनाता है, प्रोटीन। तो यूँ समझो कि जीन बनाता है आरएनए को और इन टर्न आरएनए से बनता है प्रोटीन। कूल चीज़ थी तो मैंने कहा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। 11th में वैसे भी पढ़ोगे, थोड़ा सा भी जान लो। जब इतना डीएनए और क्रोमोसोम और जीन की बात हो रही है तो ये भी जान लो। लास्ट सेगमेंट है हमारी वीडियो का, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब वैसे भी अपन कर चुके हैं यार। ये रहा हमारा मेल, ये रही हमारी फीमेल। मेल का कंपोजिशन क्या होगा सर, 44 + XY। फीमेल का 44 + XX। मुझे क्या बनाना है अब, गैमेट। मेल का गैमेट स्पर्म, फीमेल का गैमेट ओवम, ठीक है। मेल के गैमेट के 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो उसमें रहेगा 22 + X या 22 + Y, ठीक। फीमेल के पास 22 + X होने के ही चांस है। जब अगर ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम से मिल गया, ठीक है, तो कंपोजिशन क्या मिलेगा मुझे, 44 + XX। मतलब मुबारक हो, इट्स अ गर्ल चाइल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, घर पर रहमत आई है। और यही दूसरे सिनारियो में 22 + Y आया है और ये इससे रिएक्ट कर लिया, ठीक है, ये इसने फर्टिलाइजेशन कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, 44 + XY, मुबारक हो, इट इज़ अ बॉय। सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। ये रहा बुक का डायग्राम। देखो गैमेट मेल में 2 तरह के रहते हैं। सर मेल में 2 तरह के गैमेट क्यों होते हैं, क्योंकि यार आप 44 को तो इजीली डिवाइड कर दोगे 22 में। आधे स्पर्म्स के पास जाएगा X और आधे स्पर्म्स के पास जाएगा Y। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। समरी देखो, पूरी कोशिश की है कि बहुत सिंप्लीफाई कर सकूं। हेरिडिटी, पूरी चैप्टर की बुनियाद ये हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब अपन ने समझ लिया है कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिट कैसे हुए, क्यों हुए, हाफ क्या चीज़ हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है, कैरेक्टर्स कहाँ स्टोर थे डीएनए के अंदर, तो वो सारी बातें अपन ने ऑफ ट्रैक जाके समझ ली थी, ठीक है। फिर अपन ने देखा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या बताता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो और पुन्नेट स्क्वायर आना चाहिए बोर्ड के लिहाज से। इसमें आप याद कर लो सिर्फ क्या, फिनोटाइपिक रेशियो समझ अपन ने लिया ही है, गैमेट्स कैसे बनाते हैं, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी चीज़ है। फिर लास्ट में आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, वो हो गया खत्म। जाते जाते गाइस, साइंस मस्ट मेक व्हाट सेंस। आई होप ये वीडियो सेंसिबल रही हो, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट video. Till then, take care.